नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यूपी एग्जाम मंत्रा पे एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से इकोलॉजी और इन्वायरमेंट पढ़ रहे हैं इस क्रम में, जो हमारी लास्ट क्लास कल की हुई थी, जिसमें हमने क्या देखा था। जिसमें हमने देखा था पारिस्थितिकी तंत्र का वर्गीकरण और जैविक संगठन देखा था, पारितंत्र के घटकों को देखा था, और उसके पहली वाली क्लास में हमने क्या इकोसिस्टम, इकोलॉजी, इन चीज़ों की डिफिनीशन को देखा था। तो आज की क्लास में हम बिना समय को वेस्ट किए हुए सीधे क्लास पे चलते हैं। कल की क्लास में हमने इसको ये वाला जो अपनी स्लाइड्स थी, हमने इसको बोला था कि हम कल की क्लास में समझेंगे। तो आज की क्लास जो है हम यहीं से शुरू करते हैं, ठीक है, क्योंकि कल की क्लास हमारी यहीं से समाप्त हुई थी। कुछ चीज़ों को हमने देखा था। अब आप लोग बताइए की स्टोन प्रजातियां क्या होती हैं। आप लोगों ने पढ़ा है कल की स्टोन प्रजातियों की चर्चा की थी हमने क्लास में। लास्ट में फाउंडेशन प्रजातियों की चर्चा की थी, संकेतक प्रजातियों की चर्चा की थी और अम्ब्रेला प्रजातियों की चर्चा की थी, ठीक है। और इस क्लास को जो हमारे साथ ही देख रहे हैं वो विश्वास बना के रखें, जो भी लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, इतनी मेहनत से इतना बेहतरीन कंटेंट आपको दिया जा रहा है। हम ये कह रहे हैं कि मैक्सिमम अगर जितने भी क्लासेस यूट्यूब पर लोग लेखपाल के लिए इन्वायरमेंट या इकोलॉजी पढ़ा रहे हैं, उनमें देखिएगा जब आपका पेपर होगा तो हम ये दावा कर रहे हैं कि मैक्सिमम क्वेश्चन इस क्लास से फंसेंगे, ठीक है। हम कंटेंट को कहीं पे भी बहुत ज़्यादा कहानी की जैसे नहीं बता रहे हैं, जहाँ पे ज़रूरत हो रही है वहाँ पे बता रहे हैं, ठीक है। यानी कि किसी टॉपिक से जितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट है केवल वही पढ़ रहे हैं। अब ये नहीं कि हम हर टॉपिक में घुस जाएँ, उसको अच्छे से देखें, उसके सभी आयामों को कवर करें। इससे क्या होगा ना, आप पढ़ लेंगे लेकिन ना तो रिवीजन कर पाएंगे ना तो चीज़ों को याद कर पाएंगे। तो हमें पढ़ना वही है, रिवीजन जिसका हम रिवीजन कर सकें उतना ही पढ़ना है जो कि हमें आसानी से याद हो सके। आप लोग पहले माइंड में क्लियर कर लीजिएगा, पहले इतना कंटेंट पढ़िए। इतना जब आप लोग आसानी से कर लें तो आगे कंटेंट पे भागिए, ठीक है। नई चीज़ों को पढ़िए। वैसे हमारा मानिए तो एक चीज़ को पढ़िए 10 बार पढ़िए, थोड़ा पढ़िए कम पढ़िए, लेकिन जो पढ़िए वो आपको 100% याद रहे, ठीक है। तो कल की क्लास में हमने देखा था उसी प्रकार, जब हमारी क्लास का उद्देश्य है कि PYQs को मद्देनजर रखते हुए, आपके सिलेबस को देखते हुए, हम लोग जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन्हीं को कवर करते हैं। जहाँ से जितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट है वहाँ से उतनी चीज़ों को करेंगे। अब जैसे आज की क्लास की अगर चर्चा करें तो आज की क्लास में हम देखिए जो आपका समुद्री इकोसिस्टम होता है, जैसे आपका जो समुद्र होता है, पहले उसमें दो चीज़ को समझिए, ठीक है। क्या समझना है कि जैसे आपका जैसे जो समुद्र हो गया, ये हो गया आपका समुद्र हो गया, ठीक है। तो देखिए जैसे ये तो मान लीजिए आपका तटीय प्रदेश हो गया, ऐसे समुद्र गहरा होता चला जाता है, ऐसे समुद्र गहरा होता चला जाता है। तो ठीक है, तो ये समुद्र जो होता है ना, इसको जो है दो भागों में बांटा जाता है। एक को बोला जाता है प्रकाशीय क्षेत्र और एक को बोला जाता है अप्रकाशीय क्षेत्र। क्या बोला जाता है? अप्रकाशीय क्षेत्र। तो अब आपसे पूछा जाए कि प्रकाशीय क्षेत्र और अप्रकाशीय जो क्षेत्र का विभाजन है ये क्यों किया गया, तो अब जिनको लिखना है लिख लीजिए, लेकिन जिनको समझना है समझ लीजिए। समझने वाला पॉइंट है, लिखने वाला नहीं है। आप सबको पता है कि जो सूर्य है वही जो है हमारा प्रकाश का जो स्रोत कौन है? सूर्य है, ठीक है। तो ये बताइए कि जैसे ही यहाँ पे पानी है, तो जैसे ही हम गहराई में जाएंगे वैसे सूर्य का प्रकाश क्या होगा? कम होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा ना। और इस गहराई में जब हम आते हैं तो लगभग 200 मीटर के बाद, जैसे जब 200 मीटर की गहराई में आप आ जाएंगे समुद्र में ना, तो देखेंगे वहाँ से जो है सूर्य का प्रकाश बिल्कुल समाप्त होने लगता है। यानी कि 200 मीटर तक हल्का फुल्का आपका सूर्य का प्रकाश होता है, यहाँ पे ज़्यादा रहेगा। जैसे जैसे नीचे आएंगे प्रकाश कम होता चला जाएगा, और जब आप 200 मीटर नीचे आ जाएंगे लगभग, तो सूर्य का प्रकाश बिल्कुल समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो ये जो ऊपर वाला क्षेत्र है जहाँ पे प्रकाश रहता है उसको बोला जाता है प्रकाशीय क्षेत्र, और जहाँ पे ये आपका प्रकाश नहीं रहता 200 मीटर के नीचे वाला क्षेत्र, उसको क्या बोला जाता है? अप्रकाशीय क्षेत्र, ठीक है। तो बेसिकली आपका अप्रकाशीय क्षेत्र जो गहराई वाला क्षेत्र है वही क्या है? अप्रकाशीय क्षेत्र। अच्छा, अब आप लोग एक बात और बताइएगा, बहुत छोटी सी बात है, कि प्रकाश संश्लेषण होता है। जानते हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक क्या है? जो सबसे इंपॉर्टेंट आवश्यकता होती है वो होता है सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश किसकी जरूरत होती है? सूर्य के प्रकाश की। सूर्य के प्रकाश से ही होता है क्या? प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण। अच्छा, हमने आपको जब बताया था जैविक घटकों के बारे में इकोसिस्टम के, तो हमने वहाँ क्या बताया था आपको? उत्पादक होते हैं, फिर उपभोक्ता होते हैं, फिर आपके अपघटक होते हैं। इनके बारे में हमने आपको बताया था। उत्पादक में हमने क्या देखा था? उत्पादक कौन है? उत्पादक वो होते हैं जो कि सूर्य के प्रकाश के द्वारा प्रकाश संश्लेषण करके अपना भोजन स्वयं उत्पादित करते हैं, वो कहलाते हैं आपके उत्पादक। थोड़ा सा रिवीजन भी करा दे रहे हैं। उसके बाद आते हैं उपभोक्ता। फिर उपभोक्ता हमने देखा था 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। प्राथमिक कौन है? जो कि शाकाहारी होते हैं, जो इनका जो है जो उत्पादक होते हैं, उत्पादकों को सीधा सीधा इनके उत्पादकों के बनाए गए भोजन से अपने पोषण की पूर्ति करते हैं, वो प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं।
फिर द्वितीयक उपभोक्ता आपके आते हैं जो कि प्राथमिक उपभोक्ताओं के माध्यम से अपने पोषण की पूर्ति करते हैं। फिर तृतीयक उपभोक्ता आते हैं जिनमें क्या होते हैं, जिनमें बड़े जो आपके मांसाहारी जीव आते हैं वो आ जाते हैं। ये क्या करते हैं, ये प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों प्रकार के उपभोक्ताओं को खा करके अपने भोजन की पूर्ति करते हैं। ठीक है, इसको जाने दीजिए, इसको हम पढ़ लिए हैं, हमने आपको रिवीजन करवा दिया ताकि आपको याद आ जाए। बात कर रहे थे प्रकाश संश्लेषण की। तो जब हमने आपको बताया था तो हमने आपको एक बात बताई थी कि समुद्र में भी एक विशेष प्रकार के जीव पाए जाते हैं जिनको क्या कहते हैं, जिनको प्लैंकटन बोला जाता है। वहाँ पे हमने बोला था कि आपको जो फाइटोप्लैंकटन वर्ड आया था, हमने बोला था उसको हम आपको बाद में समझाएंगे। तो आज की क्लास में हम उसको बहुत अच्छे से समझाएंगे। अभी यहाँ समझिए कि अच्छा सूर्य का प्रकाश है तो मतलब यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण होगा। यहाँ पे सूर्य का प्रकाश नहीं है, जो नीचे वाला जोन है, तो यहाँ पे ऐसा कोई प्राणी पाया जाएगा, ऐसा कोई जीव या पौधा पाया जाएगा जो कि प्रकाश संश्लेषण करे? तो आपका आंसर क्या होगा? नहीं। याद रखना है, नहीं, क्योंकि जब प्रकाश ही नहीं है तो प्रकाश संश्लेषण वाले कहाँ यहाँ पाए जाएंगे? मतलब कि यहाँ पे जो है आपके जो उत्पादक होते हैं वो यहाँ पे नहीं पाए जाते, जो कि सूर्य के प्रकाश के माध्यम से अपना भोजन बनाते हैं, वो कहाँ पाए जाएंगे? वो यहीं पे पाए जाएंगे। किस जोन में? प्रकाशीय जोन में। ये चीजें आप लोग समझ चुके। अब चलिए आगे आपको बढ़ाते हैं कि बताते हैं कि समुद्र में जो जीव पाए जाते हैं उनको जो है क्या बोला जाता है। जैसे कई प्रकार के जीवों का विभाजन किया गया है जिनको हम प्लैंकटन, निक्टन या फिर बेंथस के रूप में हम उनको वर्गीकृत करते हैं। आज हम उनको देखेंगे। ठीक है, अब देखिए प्लैंकटन होते हैं आपके, ये जलीय जीवों का वर्गीकरण होता है। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा और याद करिएगा। ठीक है, सारी ही चीज़ें जो आपको बताई जा रही है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, जो मतलब बेहतरीन है, आपका अच्छे से सिलेबस में जहाँ जहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है हम हर वो पॉइंट कवर करने की कोशिश कर रहे हैं आप लोगों के लिए। बस आप लोग इस चैनल पे सपोर्ट बना के रखिए थोड़ा से। तो चलिए पहले हम समझते हैं कि प्लैंकटन क्या होते हैं। कौन? प्लैंकटन क्या होते हैं? तो प्लैंकटन जो होते हैं आपके, उनके बारे में आपको ये समझना है। पेन ले लेते हैं। प्लैंकटन यहाँ पे लिखा है बगल में, पहले हम आपको समझाते चलते हैं। समझाने वाली देखिए, जो समुद्री जीव होते हैं ना, जो समुद्र में पाए जाने वाले जीव होते हैं, इनको कई रूपों में वर्गीकृत किया जाता है इनकी विशेषताओं के आधार पे। अभी हम वर्गीकरण भी देखेंगे, विशेषता भी देखेंगे। जो सबसे पहला आता है वो प्लैंकटन आता है। प्लैंकटन कहाँ पाए जाते हैं? तो जो आपके प्लैंकटन होते हैं, जो अभी हमने प्रकाश वाला क्षेत्र देखा, प्रकाशित क्षेत्र देखा ना, प्रकाशित क्षेत्र 200 मीटर के ऊपर वाला प्रकाशित क्षेत्र जो होता है, वहीं पे आपके पाए जाते हैं प्लैंकटन। समुद्र की सतह पर, समुद्र की सतह मतलब ये जैसे आपकी समुद्र की सतह हो गई ना, तो यहीं पे पाए जाते हैं प्लैंकटन। समुद्र की सतह यानी कि जो आपका प्रकाशित क्षेत्र है, सतह, ठीक है, वहाँ पे पाए जाते हैं। ये बहुत छोटे होते हैं। ये कैसे होते हैं? बहुत सूक्ष्म आकार के होते हैं, इसीलिए यहाँ लिखा है कि ये अधिकांश प्लैंकटन सूक्ष्मदर्शी होते हैं। ये क्या होते हैं? सूक्ष्मदर्शी होते हैं। अब प्लैंकटन को दो कैटेगरी में विभाजित किया जाता है। कितनी कैटेगरी में विभाजित किया जाता है प्लैंकटन को? तो प्लैंकटन को दो कैटेगरी में विभाजित किया जाता है। एक होते हैं फाइटोप्लैंकटन, फाइटोप्लैंकटन, एक होते हैं आपके फाइटोप्लैंकटन, और एक को बोला जाता है जूप्लैंकटन, जूप्लैंकटन। अब जो फाइटो वर्ड होता है ये पेड़ पौधों से संबंधित होता है। तो फाइटोप्लैंकटन मतलब जो आपके प्लैंकटन, ऐसे प्लैंकटन जो आपके पौधे होते हैं, पौधे होते हैं, उनको फाइटोप्लैंकटन बोला जाता है। और वो प्लैंकटन जो कि जीव होते हैं, जंतु होते हैं, उनको क्या बोला जाता है? जूप्लैंकटन। तो ये पौधे हो गए, ये जंतु हो गए। जब ये कहाँ पाए जा रहे हैं? ये प्रकाशित क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये प्रकाशित क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो इनकी एक विशेषता क्या होती है कि ये सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बनाते हैं। सूर्य के प्रकाश से, यानी कि सूर्य के प्रकाश मतलब प्रकाश संश्लेषण के द्वारा सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बनाते हैं, अपना भोजन बनाते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। यानी कि ये क्या हो गए? ये हो गए आपके, ये उत्पादक होते हैं। ये क्या होते हैं? ये उत्पादक होते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी, ये उत्पादक होते हैं, क्योंकि ये भैया ये सूर्य के प्रकाश से अपना क्या बना रहे हैं? भोजन बना रहे हैं। और ये होते क्या हैं? ये होते पौधे हैं जो फाइटोप्लैंकटन हैं। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आपकी इनके बारे में एक पॉइंट और याद रखना है। जैसे पूछा जाए कि कुछ उदाहरण आप बताइए, तो आपको याद रखना है जैसे आपके शैवाल हो गए, आपके शैवाल हो गए, ठीक है, और आपके डायटम हो गए। ये डायटम क्या है? ये सब आपके समुद्री जीवों के उदाहरण हैं, बस याद रखना है। शैवाल हो गए आपके, डायटम हो गए, ये सब आपके फाइटोप्लैंकटन के क्या है? उदाहरण हैं। तो फाइटोप्लैंकटन के बारे में क्या याद रखना है कि जो फाइटोप्लैंकटन होते हैं ये समुद्री पादप होते हैं, जो कि जो समुद्र का प्रकाशित क्षेत्र होता है वहाँ पे ये पाए जाते हैं। चूँकि ये प्रकाशित क्षेत्र में पाए जा रहे हैं तो ये अपना भोजन भी स्वयं बना लेते हैं सूर्य के प्रकाश के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण करके जो अपना भोजन स्वयं बना लेता है। इसी कारण इनको क्या बोला जाता है? ये उत्पादक होते हैं। ये हो गए फाइटोप्लैंकटन। अब हम बात करते हैं जूप्लैंकटन की। तो जूप्लैंकटन क्या बताया हमने? बताया कि भैया ये होते हैं जंतु होते हैं आपके। अब ये जंतु हैं तो ये क्या करते हैं? जो छोटे जूप्लैंकटन होते हैं वो तो इनको खा करके, जो अब इनको खाने के लिए कुछ चीज़ की आवश्यकता होगी ना,
तो ये होते हैं आपके, कुछ होते हैं उपभोक्ता होते हैं, ये उपभोक्ता, इसमें से कुछ प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। क्या होते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता, जो कि इन फाइटोप्लैंक्टन्स को खा करके, इन फाइटोप्लैंक्टन्स को खा करके पोषण की प्राप्ति करते हैं। और कुछ जूट प्लैंकटन होते हैं जो थोड़ा सा बड़े होते हैं, वो क्या करते हैं, वो इन प्राथमिक उपभोक्ताओं को खा करके अपने भोजन की, अपने पोषण की पूर्ति करते हैं। तो फाइट इतना ही याद रखना है कि जूट प्लैंकटन जो होते हैं अपने भोजन की पूर्ति जो जूट प्लैंकटन होते हैं वो अपने भोजन यानी कि अपने पोषण की पूर्ति कैसे करते हैं, तो या तो वो प्राथमिक उपभोक्ताओं को खा लेंगे जो समुद्र के हैं, या फिर वो फाइटोप्लैंक्टन्स को खा लेंगे। ठीक है, तो जो प्लैंकटन क्या है, बेसिकली जो आपका प्रकाश वाला क्षेत्र है समुद्र का, समुद्र की सतह पर पाए जाने वाले जो प्लैंकटन जंतु होते हैं उन्हें जू प्लैंकटन कहते हैं, और पौधे वाले जो प्लैंकटन्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें फाइटोप्लैंक्टन्स कहते हैं। तो फाइटोप्लैंक्टन्स और जू प्लैंकटन्स आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन पूछा जाए कि कहाँ पाए जाते हैं, तो समुद्र की सतह में पाए जाते हैं जहाँ पे प्रकाश आता है। ठीक है, ये चीज़ें आप लोग समझ गए। अगले अगले जो जंतु होते हैं, अब ये तो प्लैंकटन्स हो गए, अगले जो जंतु होते हैं उनको बोला जाता है आपका, उनको बोला जाता है समुद्री, जैसे पहले, हाँ एक और समझ लीजिए, एक होती है समुद्री घासें। क्या होती हैं आपकी? होती है समुद्री घास, समुद्री घास, इसको सब आप लिख लीजिएगा, वैसे लिखा है समुद्री घास। समुद्री घास के बारे में क्या देखना है? कुछ भी नहीं देखना है, इतना याद रखना है कि जो आपका समुद्र का शांत वाला एरिया होता है, शांत दलदली क्षेत्र, शांत दलदली क्षेत्र, वहीं पे ये पाई जाने वाली, वहीं पे शांत दलदली क्षेत्र तथा जहाँ पे लवणता होती है, क्या होती है? लवणता होती है, वहाँ पे जो है पाए जाने वाले ये पादप की एक प्रजातियाँ होती हैं। पादप होती हैं, घास है, आप घास जानते ही हैं। तो ये कहाँ पाई जाती हैं आपसे पूछा जाए, कि जो समुद्र में जैसे जो दलदली क्षेत्र होता है, शांत होता है, जहाँ पे ज़्यादा लहरें नहीं आती, जहाँ, ठीक है, शांत, जहाँ पे शांत जल होता है और दलदली क्षेत्र होता है वह, और वह लवणीय भी होता है, तो वहाँ पे आपकी एक विशेष प्रकार के पादप पाए जाते हैं जो कि समुद्री घास होती हैं। इनके बारे में ये याद रखना है कि जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु का समुद्री तट है, और जो लक्षद्वीप का तटीय एरिया है, वहाँ पे आपकी समुद्री घासों की पर्याप्त मात्रा में वहाँ पे समुद्री घासें पाई जाती हैं। कहाँ पे पाई जाती हैं भारत में? तो तमिलनाडु का समुद्री तट है और जो लक्षद्वीप का, इनके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए कि शांत और दलदली तथा लवणता वाला जल होना चाहिए। ठीक है, इसके बारे में इतनी चीज़ें याद रखनी है। अगला आपको याद रखना है नेक्टन। क्या याद रखना है? नेक्टन। नेक्टन भी यहाँ पे लिखा है। नेक्टन के बारे में जो इंपॉर्टेंट जानकारियाँ हैं हम आपको समझाते हुए चल रहे हैं। नेक्टन क्या होते हैं? तो नेक्टन होते हैं जो आपके बड़े आकार वाले शक्तिशाली जंतु होते हैं। नेक्टन कौन है? तो नेक्टन आपके जो बड़े आकार वाले शक्तिशाली जंतु होते हैं वो आपके नेक्टन समुदाय के अंतर्गत आते हैं। कौन? यहाँ पे हमने देखो, यहाँ पे हमने बोला था कि ये सूक्ष्म मतलब छोटे होते हैं। ये कौन है? ये बड़े आकार वाले होते हैं। ये कौन से जंतु हैं? ये जो बड़े आकार के समुद्री जीव जंतु हैं वो होते हैं आपके नेक्टन। अब इनकी और क्या विशेषता है? ये बड़े आकार के होते हैं, तो इनके अंदर तैरने की पर्याप्त क्षमता होती है। तैरने की पर्याप्त क्षमता होती है, इनके अंदर तैरने की पर्याप्त क्षमता होती है, यानी कि ये धारा की विपरीत दिशा में भी तैर सकते हैं। धारा की विपरीत दिशा में भी तैर सकते हैं। जैसे समुद्र पानी इधर बह रहा है तो ये इधर भी तैरेंगे। इनको तैरना अच्छे से आता है। इनको तैरना उतने अच्छे से नहीं आता क्योंकि ये धारा के साथ बहते हैं, ये अपने अनुसार नहीं बहते। जो प्लैंकटन्स होते हैं ना, जैसे समुद्र की धाराएं इधर बह रही हैं तो उसी सहारे से बहते बहते चले जाएंगे। ये अपना, इनको तैरना नहीं आता, ये बस धारा के फ्लो में बहते रहते हैं। ठीक है, जो आपके प्लैंकटन्स होते हैं। लेकिन जो आपके नेक्टन हैं, ये कौन है आपसे पूछा जाए तो ये समुद्र में पाए जाने वो बड़े आकार के जीव होते हैं जिनके अंदर तैरने की पर्याप्त क्षमता का विकास हो चुका होता है। ठीक है, और याद रखना है कि जो आपके अधिकांश नेक्टन होते हैं, जो आपके नेक्टन समुदाय, ये सब समुदाय हैं। ठीक है, कोई एक जीव नहीं है, ये सब समुदाय हैं। जैसे नेक्टन समुदाय के अंदर वो सारे जीव आ जाएंगे जो बड़े आकार के होंगे, जो इनके अंदर तैरने की क्षमता होगी। ठीक है, और प्लैंकटन समुदाय के अंदर वो आ जाएंगे। कौन कौन आ जाएगा? जो कि छोटे होंगे, जो प्रकाशित क्षेत्र में रह के अपने सूर्य के प्रकाश के माध्यम से अपना भोजन बना ले रहे हैं। जो पौधे, वो प्लैंकटन के अंदर आ जाएंगे। प्लैंकटन के अंदर भी अगर वो पौधे हैं तो वो फाइटोप्लैंकटन कहलाएंगे। अगर वो जंतु हैं तो वो जू प्लैंकटन कहलाएंगे। तो एक समुदाय वो हो गया। दूसरा समुदाय आपका नेक्टन देख रहे हैं हम, तो इनके अंदर तैरने की पर्याप्त क्षमता होगी। ठीक है, याद रखना है कि जो इस ग्रुप में आने वाले जो जीव हैं उसमें जो सबसे ज़्यादा संख्या होती है, जो प्रमुख जंतु है आपको याद रखना है, वो आपकी मछली है। वो क्या है? प्रमुख जंतु क्या है? मछली इस समुदाय की प्रमुख जंतु है। मछली क्या है? इस समुदाय की प्रमुख जंतु है। ठीक है, उसके बाद अब इसमें आपसे फोटो आया छोटी मछलियाँ, बड़ी मछलियाँ, तो लगभग छोटे आकार से लेकर बड़े आकार तक की सारी मछलियाँ इसमें शामिल होती हैं। जैसे आपकी हेरिंग हो गई, ठीक है, कॉड हो गई। ठीक है, ये प्रमुख मछलियाँ हैं। अन्य जंतुओं की अगर आपकी बात करें, ठीक है, तो जैसे आपकी
डॉल्फिन हो गई, डॉल्फिन भी इसी में आती है। आपकी सी काऊ हो गई, सी काऊ हो गई, ये भी आपके नेक्टन में ही आते हैं। तो नेक्टन के बारे में आप जितना बता रहे हैं बस इतना ही याद रखिए कि ये बड़े आकार के जीव हैं जिनके अंदर तैरने की पर्याप्त क्षमता होती है। ये छोटे आकार के जीव हैं जो आपका विजिबल वाला सॉरी प्रकाशित वाला क्षेत्र होता है, ठीक है, वहाँ पे पाए जाते हैं आपके प्लैंकटन। तो प्लैंकटन देख लिया हम लोगों ने, समुद्री घास देख लिया हम लोगों ने, नेक्टन देख लिया। अब इसके बाद आता है एक और समुदाय आता है जो कि बेंथस होता है। देखिए नेक्टन के बारे में यहाँ पे लिखा है, चीज़ें आपके लिए लिख भी दी गई हैं पीपीटी में, और हमने बताया है कि देखिए जब हमारी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी ना तो हम इसका जो है पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। क्योंकि हमने बताया है कि इतना संसाधन अभी हमारे पास नहीं है कि आपको सारी चीज़ें एक साथ उपलब्ध करवा सके। तो ये जो हमारा पीडीएफ है जो हम पीपीटी बना रहे हैं, जब हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, जैसे यूनिट 2 पूरी कंप्लीट हो जाएगी, यूनिट 1 कंप्लीट हो चुकी है तो उसका हम दे देंगे, यूनिट 2 जब कंप्लीट हो जाएगी तो हम यूनिट 2 का भी पूरा दे देंगे। यूनिट 2 में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं आपको पता ही है, यही पढ़ रहे हैं, इकोसिस्टम है, इकोलॉजी पढ़ रहे हैं हम। तो नेक्टन के बारे में हमने क्या बताया कि भैया ये स्वतंत्र तैराक जीव होते हैं समुद्र में। व्हेल हो गई, आपका व्हेल है, ठीक है, व्हेल है, डॉल्फिन है, शार्क है, सील है और अन्य मछलियां हैं, ठीक है। और याद करना है ये जल की सतह पर सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। अच्छा देखिए जैसे यहाँ पे व्हेल थोड़ा सा गलत लिखा था इसकी, ठीक है। तो आप लोग ये ध्यान दिया करिए कि जैसे जहाँ जैसे हम कल ऐसे वीडियो देख रहे थे तो आपका पारितंत्र में दिखा, कहीं लिखा था और वो गलत लिखा था। ये देखिए परितंत्र लिखा है तो ये आपका पारितंत्र है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी जो गलतियां इसको इग्नोर किया करिए, क्योंकि जैसे होता नहीं है कि स्लाइड बनाने में ये गलतियां हो जाती हैं। वैसे हम कोशिश करते हैं कि हम वीडियो जब देखते हैं अपना दोबारा ना, क्योंकि आपको पढ़ाने के बाद देखते हैं कि कहीं कोई फैक्चुअली हम कुछ गलत तो नहीं पढ़ा दिए, कोई कॉन्सेप्ट तो गलत नहीं बता दिए, तो देखते हैं तो उसका हम सुधार कर देते हैं अगली क्लास में, ठीक है। कोशिश करते हैं कि ऐसी गलतियां ना हो। तो आपका नेक्टन हो गया। बेंथस देखते हैं, तो बेंथस कौन है आपको पता है? बेंथस जो है वे जीव होते हैं जो आपके समुद्र के नीतल में पाए जा रहे हैं, नीतल में। ये सब कहाँ पाए जा रहे थे? तो ये सब आपके समुद्र की सतह पे पाए जा रहे थे। ये हो गई समुद्र की सतह, ठीक है, सरफेस एरिया हो गया। और ये हो गया समुद्र का तल। तो जो जीव समुद्र के तल में पाए जा रहे हैं ये नेक्टस, नेक्टन हमने यहाँ पे लिखा है क्योंकि वो समझा रहे थे, लेकिन यहाँ पे जो समुद्र का तल वाला एरिया है यहाँ पे आपके बेंथस पाए जाते हैं। कौन पाए जाते हैं? बेंथस, जो कि समुद्र के तल, नीतल मतलब तल या ऊपर, यानी कि या तो यहीं तल में पाए जाएंगे या थोड़ा बहुत ऊपर जो पाए जाते हैं, इसको क्या बोले जाते हैं? उन जीव समुदायों को बेंथस बोला जाता है, ठीक है। अब तल में रहेंगे तो यहाँ पे कीचड़, रेत और चट्टानें रहेंगी ही समुद्र के तल में, तो इनका जो आवास होता है वही कीचड़, रेत और चट्टान होता है। इसके उदाहरण आपको याद रखना है, जैसे केकड़ा हो गया आपका, ठीक है, सी स्टार हो गया आपका, ठीक है, कोरल्स हो गए, ये सब हो गए इसके आपके उदाहरण, ठीक है, सीपी हो गई। तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे हमने आपको तीन जीवों के बारे में बताया, प्लैंकटन के बारे में, नेक्टन, ये जीव नहीं है, जीवों के समुदाय हैं। तो प्लैंकटन में कौन है? जो समुद्र की सतह पर पाए जाने वाले बहुत छोटे छोटे जीव होते हैं वो प्लैंकटन होते हैं। नेक्टन कौन है? ये भी अधिकांशतः सतह पर पाए जाते हैं, लेकिन ये बहुत बड़े आकार के जीव हैं जो कि स्वतंत्र रूप से तैरना जानते हैं समुद्र में। बेंथस कौन है? बेंथस वे जीव हैं जो समुद्र की सतह पर सबसे नीचे वाली गहराई में पाए जाते हैं समुद्र में, ठीक है। ये हो गए आपके तीन प्रकार के समुद्री जीवों का समुदाय। यहाँ तक की क्लास आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब हम बढ़ते हैं आगे की क्लास में। आगे की क्लास में हम चर्चा करेंगे एक बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट के ऊपर जहाँ से क्वेश्चन आते रहते हैं, वो है आपका आवास और निकेत। यहाँ से लगातार क्वेश्चन हम देखें कई सारे परीक्षाओं में पूछे हुए हैं कि आवास क्या है और निकेत क्या है। इसमें जितना बताएंगे आपको केवल उतनी ही चीज़ें आपको याद रखनी है, ज़्यादा इधर उधर की चीज़ें नहीं याद रखनी है, ठीक है। तो आवास के बारे में आपको इतना ही याद रखना है कि जैसे कोई जीव है, उस जीव मतलब चाहे वो पौधा हो या फिर कोई जंतु हो, वो एक विशेष स्थान पे रहता है, ठीक है, जहाँ पे रहने के लिए उसके लिए आवश्यक दशाएं होती हैं, और वहाँ पे वो भोजन करता है, प्रजनन करता है, अपने जीवन को जीने के लिए जो आवश्यक क्रियाएं होती हैं वो चीज़ें उनको करता है। और ये जो आवास है आपका, आवास है, इसमें कोई एक ही जीव नहीं रह रहा होगा, कोई एक ही जीव नहीं रह रहा होगा, बल्कि यहाँ पे कई प्रकार के जीव जो हैं, कई प्रकार के जीव हो गए, जिसमें आपके कई प्रकार के जंतु आ गए या फिर कई प्रकार के पादप आ गए। तो ये सब रह रहे हैं एक स्थान पे। कहाँ पे रह रहे हैं? ये सब एक स्थान पे रह रहे हैं, और उस स्थान पे इनके जीवन को जीने के लिए आवश्यक दशाएं विद्यमान है। तो वो हो गया आपका आवास, ठीक है, वो क्या हो गया? आवास। ये चीज़ें याद रखनी है कि जो आपका आवास होता है वहाँ पे कोई एक जीव नहीं रहता है, बल्कि वहाँ पे कई तरह की प्रजातियाँ रह रही हैं एक साथ में, ठीक है। ये याद रखना है कि आवास में केवल एक तरह का जीव नहीं रह रहा है, बल्कि वहाँ पे कई प्रकार के जीव एक साथ में रह रहे हैं, ठीक है। वो होता है आपका आवास। तो आवास क्या है? आवास में कई प्रजातियां जो हैं एक साथ रहती हैं, और उनके रहने की वहाँ पे आवश्यक जो दशाएं होती हैं, जैसे वहाँ पे जो भी उनके जीवन के रहने के लिए आवश्यक दशाएं वो वहाँ पे विद्यमान होंगी, ठीक है।
यहाँ समझे। अब निकेत क्या है, दोनों को साथ में समझाते हुए चलेंगे। आवास तो हो गया, निकेत क्या है। तो निकेत के बारे में आपको एक लाइन याद रखनी है कि निकेत जो होता है वो किसी स्पीसीज यानी कि किसी भी प्रजाति के लिए, ठीक है, किसी भी प्रजाति के लिए जो सर्वाइवल के लिए आवश्यक कंडीशंस होती हैं वो क्या कहलाती हैं, वो निकेत कहलाती हैं। निकेत क्या है, तो निकेत किसी एक जीव के लिए, किसी एक जीव के लिए, के सर्वाइवल के लिए, के सर्वाइवल यानी कि जीवित रहने के लिए, के जीवित रहने के लिए, के जीवित रहने के लिए, के जीवित रहने के लिए जो आवश्यक दशाएं होती हैं, जो आवश्यक दशाएं होती हैं, जो आवश्यक दशाएं हैं वो क्या कहलाती हैं आपकी, वो निकेत कहलाती हैं। ठीक है, वो क्या कहलाती हैं, वो आपकी निकेत कहलाती हैं। ये चीज़ समझे आप, यानी कि निकेत के, अब देखिए क्या लिखा है इसको हम समझते हैं कि निकेत के द्वारा हमें किसी प्रजाति के पारिस्थितिकी तंत्र में उसके स्थान का पता चलता है। ठीक है, कि जैसे ये पारिस्थितिकी तंत्र है तो कोई जीव के रहने के लिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे रहने के लिए उसकी आवश्यक सारी दशाएं विद्यमान है, उसके जीवन के जीने के लिए जितनी भी आवश्यक दशाएं वो यहाँ पे विद्यमान है। तो ये क्या हो जाएगा, ये उस जीव का निकेत कहलाता है। ये क्या होगा, उस जीव का निकेत कहलाएगा, ये उस जीव का निकेत कहलाएगा। और निकेत के बारे में याद करना है कि निकेत जो होता है ना, एक निकेत में केवल एक प्रकार की प्रजाति रह सकती है, एक निकेत में केवल एक प्रकार की प्रजाति रह सकती है। ठीक है, क्योंकि वो किसी, जैसे जो निकेत होता है वहाँ पे किसी एक जीव के लिए सारी कंडीशंस हैं, अलग जीव को तो अलग कंडीशंस चाहिए होती है ना, अलग जीव को अलग कंडीशंस चाहिए होती हैं, तो वो अलग कंडीशन तो अलग निकेत में मिलेगी। तो एक जीव के लिए एक निकेत होता है। और निकेत क्या है, निकेत है कि उस प्रजाति के रहने के लिए जो आवश्यक दशाएं जहाँ पे विद्यमान है वो प्लेस, वो क्या कहलाएगा, वो निकेत कहलाता है। ठीक है, एक प्रजाति को जीवित रहने के लिए जिन, देखिए कोई एक प्रजाति है उसको जीवित रहने के लिए जिन जैविक, भौतिक और रासायनिक कारकों की जरूरत होती है उन्हें सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है, उन्हें सम्मिलित रूप से निकेत कहा जाता है। इसमें आपको ये लाइन आपको याद रखनी है, एक प्रजाति, एक प्रजाति, ध्यान देना है, यहाँ पे केवल एक प्रजाति रहेगी। आवास क्या है, तो आवास का आपका वो पूरा एरिया है, वो पूरा एरिया है जहाँ पे पूरे जो समुदाय हैं, कई प्रकार के समुदाय में क्या जाता है, उस दिन हमने आपको डेफिनेशन बनाई थी, समुदाय में कई प्रकार के जीव साथ में रहते हैं, जिसमें कई प्रकार के पेड़ हो गए, पौधे हो गए। तो ये पूरा क्या कहलाएगा भैया, इन सब का ये आवास है जहाँ पे ये लोग रह रहे हैं, जहाँ पे ये लोग रह रहे हैं। ठीक है, और नीश क्या है, नीश क्या है कि किसी जैसे एक किसी एक की, जैसे पेड़ हो गए, या पेड़ की कोई एक प्रजाति का नाम ले लें, या किसी जानवर की किसी एक प्रजाति का नाम ले लें, तो उस एक प्रजाति को रहने के लिए जिन जैविक, भौतिक और रासायनिक कारकों की आवश्यकता है, यानी कि इसको सरवाइव करने के लिए जिन कारकों की आवश्यकता है उन कारकों को सामूहिक रूप से क्या बोला जाता है, नीस बोला जाता है, यानी कि निकेत बोला जाता है। ये चीजें समझ गए आप, आवास और निकेत, आशा करते हैं समझ चुके होंगे। जो नहीं समझे वो वीडियो को पीछे करिए फिर समझिए। आवास क्या है, आवास में कई प्रकार की, इतना याद रखना है कि इसमें कई प्रकार की जो कई प्रकार की जो प्रजातियां हैं पेड़ पौधों की या जीव जंतुओं की, वो जहाँ पे जिस प्लेस पे रह रही हैं, बहुत, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, आवास कहते हैं। और नीस क्या है, निकेत क्या है, निकेत है कि जैसे उसमें बहुत सारी प्रजातियां रह रही हैं तो उसमें हर प्रजाति को रहने के लिए, हर प्रजाति को रहने के लिए किसी विशेष प्रकार की सर्वाइव करने के लिए, हर जो जितनी प्रजातियां रह रही हैं इन सभी प्रजातियों को उस आवास में रहने के लिए कुछ विशेष कारकों की जरूरत होती है। कुछ जैविक, वो कारक कौन से हैं, वो जैविक कारक हैं, आपके भौतिक कारक हैं, रासायनिक कारक हैं, यानी कि वो कंडीशंस जिसमें कि वो प्रजाति रह सकती है, बिना उन कंडीशंस के वो प्रजाति रह ही नहीं सकती। उसके जीवित रहने के लिए जो आवश्यक दशाएं हैं वही आपकी क्या कहलाती है, निकेत कहलाती है। यहाँ पे रहने के लिए, किसी एक प्रजाति के रहने के लिए जो आवश्यक कंडीशन है वो निकेत कहलाती है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा इन शब्दों पे कि कई प्रजातियां, एक प्रजाति, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है कि आवास मतलब उस प्लेस में जितनी भी प्रजातियां रह रही हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम क्लास में। देखिए अभी हमने जैसे कि बताया कि प्रत्येक जाति का एक विशिष्ट निकेत होता है, क्योंकि प्रत्येक जाति के लिए सर्वाइवल के लिए अलग अलग कंडीशन होगी। ठीक है, कोई भाई देखिए, कोई जो है ठंडे जल में रह रही है, कोई प्रजाति गर्म जल में रह रही है। ठीक है, कोई प्रजाति गर्म जल में रह रही है, कोई प्रजाति समुद्र के नीतल में रह रही है, कोई प्रजाति समुद्र के ऊपर रह रही है। जो समुद्र के नीतल में रह रही है उसको अंधेरे में रहना पसंद है, जो समुद्र के ऊपर रह रही है उसको उजाले में रहना पसंद है, जो ऊपर रह रही है उसको सूर्य के प्रकाश से मतलब है, जो नीचे रह रही है उसको सूर्य के प्रकाश से मतलब नहीं है। अगर इस नीचे वाली प्रजाति को ऊपर ला के छोड़ दिया जाए तो ये जीवित रह पाएगी, नहीं जीवित रह पाएगी ना। तो इसके जीवित रहने के लिए, इसके जीवित रहने के लिए इस प्रजाति के जो समुद्र के नीचे रह रही है,
जो नीचे रह रही है, इसके जीवित रहने के लिए जो विशेष प्रकार की कंडीशंस की ज़रूरत है वो क्या कहलाएगी, इसका निकेत कहलाएगी, उसका निकेत कहलाएगी। लेकिन अगर आवास की बात की जाए तो आवास तो इन दोनों प्रजातियों का एक ही है ना, आपका जो समुद्र है, जो आपका जल है समुद्र का, उसी में ये सब रह रही हैं। लेकिन इसका निकेत और इसका निकेत अलग है ना, जो समुद्र के अंदर रह रही है, जो समुद्र की सतह पर रह रही है, दोनों का निकेत अलग है ना। ठीक है, समझ गए एग्जाम्पल से आप लोग, आशा करते हैं अब तो समझ ही चुके होंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा कोई भी दो जातियां एक ही निकेत में नहीं रह सकती हैं। निकेत यूनिक होता है, आपको लगेगा कि इन दोनों की में समानताएं हैं तो एक जगह रह सकती हैं, नहीं, कुछ ना कुछ तो उनमें अलगाव होगा ना, तभी दो अलग जातियां हैं ना। कुछ ना कुछ तो उनको अलग, किसी न किसी कारक, भौतिक, रासायनिक और जैविक कारकों में कोई ना कोई कारक तो होगा जो कि उन दोनों प्रजातियों को अलग कर रहा है, जो कि उनकी सर्वाइवल कंडीशन को अलग कर रहा है। ठीक है, तो कोई भी जो दो प्रजातियां हैं उनका एग्जैक्ट सेम निकेत हो ही नहीं सकता है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, कोई भी दो प्रजातियों का सेम निकेत हो ही नहीं सकता है। निकेत मतलब कंडीशंस है, निकेत का मतलब कंडीशंस है, जिन कंडीशन में वो रह सकता है। कुछ दो प्रकार की अगर प्रजातियां हैं तो ऑब्वियसली कितनी भी सिमिलरिटी होगी, कहीं ना कहीं उनमें कुछ ना कुछ चीज़ों की आवश्यकताएं भिन्न होंगी। ठीक है, तो कभी भी निकेत सेम नहीं हो सकता दो प्रजातियों का, आवास सेम हो सकता है। ठीक है, अब जैसे जब हम, अब यहाँ पे एक लाइन लिखी है, ये भी आपको याद रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको याद रखिएगा कि संरक्षण के लिए विशिष्ट निकेत की जानकारी आवश्यक है, क्योंकि जीव की कार्यात्मक भूमिका अपने निकेत में ही संपन्न होती है। कार्यात्मक भूमिका का मतलब होता है कि जब कोई जीव किसी इकोसिस्टम में रह रहा है तो वहाँ पे वो कुछ कार्य करता है जो अपने लिए भी जरूरी होता है, उस इकोसिस्टम के लिए भी जरूरी होता है। ठीक है, तो अब हम ये लिख रहे हैं कि संरक्षण विशिष्ट निकेत की जानकारी के लिए आवश्यक है। ठीक है, संरक्षण जब आप किसी जीव का कर रहे हैं तो उसके सर्वाइवल के लिए जब आवश्यक कंडीशन ही निकेत हैं, तो जब किसी जीव का संरक्षण करना है तो ये तो सबसे पहली चीज़ है ना कि भैया वो कैसे कंडीशंस में रहेगा, उसके सर्वाइवल कंडीशंस क्या है, उसके जीवित रहने की आवश्यक दशाएं क्या हैं। जब आप इनको जानेंगे तो ऐसी दशाएं उत्पन्न करेंगे, तभी तो उसका संरक्षण होगा कि नहीं। तो वही लिखा है कि संरक्षण के लिए विशिष्ट निकेत की जानकारी आवश्यक है कि कौन सा जीव किस निकेत में रहेगा, कौन से जीव की किस प्रकार की सर्वाइवल कंडीशन है, किस प्रकार की आवश्यक दशाएं हैं उसको सर्वाइव करने के लिए, तभी तो आप संरक्षण करोगे। तो यही लिया है, बहुत सरल है। अब अगला जो हम कॉन्सेप्ट समझेंगे वो हमारा कॉन्सेप्ट है जिसको हम बोलते हैं इकोटोन एंड एज इफेक्ट, यानी कि संक्रमिका और कोर प्रभाव। इंग्लिश या आप इन्वायरमेंट, जब आप साइंस पढ़ते हैं ना तो वहाँ पे आप इंग्लिश की वर्डों को फोकस किया करिए और इन्हीं को याद किया करिए। ठीक है, क्योंकि जब आप पेपर देने जाते हैं तो वहाँ इंग्लिश भी लिखी रहती है, हिंदी भी, ये आसानी से याद भी हो जाएगा और ये चेंज भी नहीं होगा। हिंदी में थोड़े बहुत परिवर्तन हो जाते हैं। तो इकोटोन और एज इफेक्ट हम समझेंगे। हम यहाँ पे हमने क्या समझा, आवास निकेत समझा, यहाँ पे हमने जलीय जीवों के वर्गीकरण को समझा। ठीक है, जैसे जिन चीज़ों को बता रहे हैं आप पढ़ते चलिए, नोट्स बनाते चलिए और विश्वास करिए इतने बेहतरीन तरीके से आपका जो ये इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी वाला चैप्टर है, जो आपका ये सिलेबस में ये पॉइंट, इसको इतने बेहतरीन तरीके से कराया जाएगा। जब आप पेपर में बैठोगे ना, अगर आपने नोट्स बना के अच्छे से रिवीजन कर लिया तो एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है, ना तो आपके पास बहुत टाइम है और ना हमारे पास। तो ठीक है, इकोटोन और एज इफेक्ट। हो सकता है कि हमारी क्लास देखने में कुछ लोग बोरिंग महसूस करते हो कि भाई मज़ा नहीं आ रहा है, तो वैसे हम बता दें क्लासेस मज़ा करने के लिए नहीं होती, पढ़ के सिलेक्शन करने के लिए होती है। जब आप सिलेक्शन ले लीजिएगा ना तो खूब मज़ा करिएगा, बढ़िया। तो इकोटोन और एज इफेक्ट ये क्या होता है, तो सबसे पहले हम समझेंगे इकोटोन क्या है। क्या है इकोटोन, क्या है, सबसे पहले हम यहीं से समझना शुरू करते हैं। जैसे देखिए, आपका स्थलीय पारितंत्र हो गया, स्थलीय पारितंत्र हो गया, और आपका ये जलीय पारितंत्र हो गया। ये आपकी एक नदी है, ये आपकी क्या होगी, नदी हो गई। नदी के बगल होता है मैदान, मैदान का अपना अलग पारितंत्र है, ये अलग इकोसिस्टम है। नदी का अपना अलग पारितंत्र है, ये अलग इकोसिस्टम है। ठीक है, समझ के। या फिर हो गया आपका, इसको हम समुद्र मान लेते हैं, इसको जो है आपका समुद्र के बगल में भी मैदान होता है। ठीक है, स्थलीय भाग होता है, समुद्र के बगल का ये स्थलीय भाग हो गया, या नदी हो गई, या मैदान हो गई, कोई भी, ये दो इकोसिस्टम है ना। तो देखिए, ये इकोसिस्टम जब हम आगे बढ़ेंगे तो एक स्थान होता है जहाँ पे ये दोनों इकोसिस्टम मिलते हैं, ये दोनों इकोसिस्टम मिलते हैं। इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है संक्रमण क्षेत्र। इसको क्या बोला जाता है, संक्रमणीय क्षेत्र, संक्रमणीय क्षेत्र, संक्रमणीय क्षेत्र। और इसी संक्रमणीय क्षेत्र को आपका बोला जाता है इकोसिस्टम। क्या बोला जाता है, इकोसिस्टम। यानी कि अगर इसकी डिफिनीशन देखें तो डिफिनीशन देखिए, दो या उससे अधिक विविध समुदायों के मध्य जो संक्रमण क्षेत्र होता है, समुदायों या फिर जो दो इकोसिस्टम भी, इसको ऐसे समझिए कि दो या दो से अधिक, आपका दो से अधिक जो आपके इकोसिस्टम के बीच का संक्रमण क्षेत्र होता है, इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के बीच का, फिर यही जोड़ लीजिए, दो या दो से अधिक जो इकोसिस्टम के बीच का जो संक्रमणीय क्षेत्र होता है उसे क्या बोला जाता है, इकोटोन बोला जाता है।
दो इकोसिस्टम के बीच का संकट, जैसे इधर नदी है इधर मैदान है, तो जो बीच वाला आपका जो रिवर बैंक होगा यानी कि जो नदी का किनारा होगा उसको बोला जाता है इकोटोन। इकोटोन समझे। अच्छा, जब ये नदी के ये दो संक्रमण क्षेत्र के बीच का क्षेत्र है, दो संक्रमण क्षेत्र के बीच का क्षेत्र है भाई, ये नदी का किनारा हो गया, इधर मैदान है और इधर आपकी नदी हो गई, ये दोनों के बीच का क्षेत्र है। तो जो इसकी विशेषता होती है ना, यहाँ पे मैदानी भाग में पाई जाने वाली प्रजातियां भी कुछ पाई जाएंगी और नदी में भी पाई जाने वाली प्रजातियां यहाँ पे पाई जाएंगी। ठीक है, तो इसकी विशेषता क्या होती है? इसकी विशेषता ये होती है कि यहाँ पे प्रजातीय जो विविधता होती है वो बढ़ जाती है। प्रजातीय विविधता क्या होती है? बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि भैया ये दो इकोसिस्टम के बीच में है, तो यहाँ वाली इकोसिस्टम की भी प्रजातियां यहाँ पे आ जाती हैं, यहाँ वाली भी, तो दोनों की प्रजातियां यहाँ पे रहती हैं, दोनों की प्रजातियां रहती हैं, तो इसको विविधता हो जाती है यहाँ पे प्रजातियों की। ठीक है, और इसी क्वालिटी को यानी कि यहाँ पे जब प्रजातीय विविधता ज़्यादा हो गई, इसी को बोला जाता है एज इफेक्ट। इसी को बोला जाता है एज इफेक्ट। एज इफेक्ट या फिर कोर प्रभाव, इसी को क्या बोला जाता है? एज इफेक्ट यानी कि कोर प्रभाव। तो क्या है आपका इकोटोन और एज इफेक्ट? इकोटोन वहाँ क्षेत्र, इकोटोन एक क्षेत्र है, इकोटोन क्या है? एक क्षेत्र है। इकोटोन आपका क्या है? तो इकोटोन आपका एक क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है? जहाँ पे आपके दो, क्या दो, दो इकोसिस्टम मिलते हैं, दो इकोसिस्टम के बीच का जो क्षेत्र होता है वो इकोटोन होता है। अब क्योंकि जब दो इकोसिस्टम मिल गए हैं तो उस क्षेत्र के बीच की एक विशेष क्वालिटी होती है, उस विशेष क्वालिटी होती है, क्या विशेष क्वालिटी होती है? कि वहाँ पे प्रजातीय विभिन्नताएं बढ़ जाती हैं। क्या होता है वहाँ पे? वहाँ पे प्रजातीय विभिन्नता बढ़ जाती है। और जो ये स्पेशल क्वालिटी आ जा रही है यहाँ पे, इसी स्पेशल क्वालिटी को, ये जो प्रजातीय विभिन्नता बढ़ने वाली क्वालिटी आ जा रही है, इसी को क्या कहते हैं? कोर प्रभाव यानी कि एज इफेक्ट कहते हैं। तो इकोटोन एक एरिया है, एज इफेक्ट उस एरिया में जो प्रभाव उत्पन्न होता है, क्योंकि वो विशेष प्रकार का एरिया है जहाँ पे दो इकोसिस्टम आके मिल रहे हैं, दो इकोसिस्टम मिल रहे हैं, तो वहाँ पे एक प्रभाव उत्पन्न हो जा रहा है। क्या प्रभाव उत्पन्न हो जा रहा है? कि वहाँ पे विविधता बढ़ जा रही है। किसकी विविधता? प्रजातियों की। तो इसी विशेष प्रभाव को एज इफेक्ट कहते हैं। इसी विशेष प्रभाव को क्या कहते हैं? एज इफेक्ट कहते हैं। क्योंकि ये जो आपका ये वाला एरिया हो जाता है जहाँ पे दोनों इकोसिस्टम है, यहाँ पे दोनों इकोसिस्टम की, ये जो इकोटोन वाला एरिया हो जाता है, यहाँ पे दोनों इकोसिस्टम की स्पीसीज पाई जाती हैं, प्रजातियाँ पाई जाती हैं। समझ गए आप? यानी कि इकोटोन आपसे बोला जाए क्या है? तो इकोटोन एरिया है, एक एरिया है। एज इफेक्ट क्या है? एक रिजल्ट है। एक रिजल्ट है। कैसा रिजल्ट है? कि भैया दो प्रकार के इकोसिस्टम जब किसी एरिया में जहाँ पे मिलते हैं वहाँ पे एक रिजल्ट उत्पन्न होता है। क्या रिजल्ट उत्पन्न होता है? कि प्रजातीय विविधता बढ़ जाती है, और उसी रिजल्ट को क्या बोलते हैं? एज इफेक्ट बोला जाता है। ठीक है, उदाहरण के माध्यम से समझाएं आप लोगों को। जैसे देखिए, अब आपका ये वाला रिवर बैंक वाला एरिया हो गया, ये आपकी रिवर हो गई, ये आपका मैदान हो गया। मैदान में ये विशिष्ट प्रकार के पेड़ पौधे पाए जा रहे हैं। ठीक है, और नदी में, नदी की क्या क्वालिटी है? यहाँ पे मछलियाँ पाई जा रही हैं, मेढक पाए जा रहे हैं। लेकिन जो अब आपका ये वाला एरिया होगा, ये वाला एरिया बैंक वाला, वहाँ पे आप देखेंगे कुछ विशेष प्रकार के पौधे भी आ गए हैं। अब ये जो मेढक है वो यहाँ पे मैदानों में नहीं पाया जाएगा, वो जो रिवर बैंक है वहाँ पे भी आ जाएगा, नदी में भी पाया जा रहा है। और ये पेड़ पौधे गहरी नदी में नहीं पाए जा रहे हैं, रिवर बैंक पे पाए जा रहे हैं। तो यानी कि यहाँ पे क्या हो गया कि यहाँ पे भी कुछ प्रजातियाँ अनुकूलित हो गई हैं यहाँ पे रहने के लिए, यहाँ की भी, तो यहाँ की प्रजातीय विविधता बढ़ गई। तो इस क्षेत्र को क्या बोला जाएगा? इस क्षेत्र को इकोटोन बोला जाएगा। और इकोटोन के परिणाम स्वरूप जो यहाँ पे इफेक्ट आ जा रहा है प्रजातीय विविधता बढ़ने का, उसको एज इफेक्ट बोला जाएगा। ये चीज़ आप समझ गए? चलिए, समझाने की कोशिश बहुत बेहतरीन तरीके से की जा रही है और आप ताकि अच्छे से चीज़ों को समझते चलें। तो संक्रमणिका क्या है? संक्रमिका जो आपका इकोटोन होती है वो दो या उससे अधिक विविध समुदायों या दो से अधिक इकोसिस्टम के मध्य संक्रमणीय क्षेत्र होता है। जैसे घास स्थल तथा वन क्षेत्र के बीच का क्षेत्र, नदी और मैदान के बीच का क्षेत्र। ठीक है, जहाँ पे वो मिलते हैं। कोर प्रभाव क्या होता है? तो ये आपकी एक अवधारणा है जहाँ दो पारतंत्र आपस में मिलते हैं, वहाँ विशाल विविधता पाई जाती है। ठीक है, वही जो विशाल विविधता का प्रभाव होता है उसी को क्या बोला जाता है? एज इफेक्ट बोला जाता है। जहाँ दो क्षेत्र परस्पर जो है ओवरलैप होते हैं, वहाँ दोनों क्षेत्रों की प्रजातियां पाई जाती हैं। ये इसके, अब उदाहरण में हमने क्या देखा कि जैसे नदी के किनारे जो है, तट के किनारे घास का मैदान हो गया, इन दोनों के बीच नदी का किनारा हो गया, और घास, जैसे नदी हो गई आपका और घास का मैदान हो गया, तो जो नदी का किनारा होगा, जो बीच का क्षेत्र है, यही तो हमने अभी यहाँ पे समझा, वो हो गया इसके उदाहरण। और इसके अंतिम अन्य उदाहरणों में तो जंगल के अंतिम जो बिंदु हो गए, जहाँ पर्वत व घाटियाँ मिलती हैं, पर्वत का इकोसिस्टम, घाटियों का इकोसिस्टम, फिर वहीं जहाँ पे मिल रहे हैं वो भी एक, वहीं वहाँ पे भी क्या हो जाएगा आपका? इकोटोन कहलाएगा। जहाँ एस्चुरी समुद्र से मिलती है, ठीक है, वो भी आपका एक क्या कहलाएगा? इकोटोन कहलाएगा। चलिए, अब हम इकोटोन की विशेषताओं को देखते हैं कुछ, बस आपको यहाँ से याद रखना है, बस
नॉर्मल चीज़ों को, ठीक है। बहुत यहाँ पे ध्यान नहीं देना, ये इन चीज़ों पे ध्यान देना था, यहाँ पे नहीं ध्यान देना है। सबसे पहली बात आपको क्या याद रखनी है कि तनाव का क्षेत्र। तनाव का क्षेत्र का मतलब होता है कि यह दो या उससे अधिक पारिस्थितिकी तंत्रों का संक्रमण क्षेत्र होता है। क्या है? दो या दो से अधिक पारिस्थितिकी तंत्रों का संक्रमण क्षेत्र होता है। हमने इसको बताया, पहला इकोसिस्टम ये है, दूसरा इकोसिस्टम ये है। तो इन दोनों का जो संक्रमण क्षेत्र होगा, जहाँ पे ये दोनों मिलेंगे, इस क्षेत्र में इसको बोला जाता है इकोटोन, जहाँ पे इन दोनों की विशेषताएं विद्यमान रहती हैं, ठीक है। उसको बोला जाता है इकोटोन। समझ गए आप? दूसरी चीज आपको याद रखनी है कि अपेक्षाकृत ये दोनों बहुत बड़े होते हैं, लेकिन जो इकोटोन वाला एरिया होता है वो छोटा होता है। तो वही है कि क्षेत्र का आकार संक्रमिका जो आपके हिंदी आप ना फोकस करिए, आप इंग्लिश से फोकस करिए, जो ये कीवर्ड्स है। तो इकोटोन जो होता है बहुत छोटा क्षेत्र होता है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद हमने बोला कि यहाँ पे इसकी भी विशेषता होगी, इसकी भी विशेषता, सारी चीजें बता चुके हैं। इकोटोन क्षेत्र में दोनों क्षेत्रों की विशेषताएं होती हैं। उसके बाद ये याद रखना है कि एक पूर्ण विकसित इकोटोन में कुछ ऐसे जीव पाए जाते हैं जो आसन्न समुदायों से पूरी तरह से अलग होते हैं। यहाँ पे जो अन्य ये जो यहाँ पे समुदाय होते हैं, उनसे यहाँ पे कुछ ऐसे जीव पाए जाते हैं। अगर ये पूर्ण विकसित इकोटोन है तो कुछ ऐसे जीव पाए जाते हैं जो यहाँ और यहाँ पे पाए जाने वाले समुदायों से पूर्णतः भिन्न होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये इस स्पेशल प्रभाव में उनका उद्भव हो जाता है। यहाँ तक हो गई। अब हम अगला जो हमारा टॉपिक है उसमें हम चर्चा करेंगे पारिस्थितिकी असंतुलन की, ठीक है। पारिस्थितिकी असंतुलन की तो क्यों होता है, क्या है, आपको स्पष्ट हो गया होगा शब्दों से, इतनी चीज तो आप लोग जानते ही हैं। तो देखिए, हमने क्या पढ़ा था कि जो आपकी पारिस्थितिकी है वहाँ पे दो प्रकार के घटक पाए जाते हैं। इकोसिस्टम में आपके दो प्रकार के घटक पाए जाते हैं। क्या? एक जीवित और एक निर्जीव, यानी कि एक जैविक एक अजैविक घटक। तो जब प्राकृतिक के घटकों के बीच असंतुलन हो जाता है, यानी कि उनका संतुलन बिगड़ जाता है, तो वो क्या कहलाता है? वो स्थिति आपकी कहलाती है पारिस्थितिकी असंतुलन की। किसकी? पारिस्थितिकी असंतुलन की। यानी कि वो जैसे जो आपका इकोसिस्टम होता है वो एक प्राकृतिक रूप में वो फंक्शन करता रहता है ना, उसका एक प्राकृतिक रूप में जब वो फंक्शन उसका डिस्टर्ब हो जाए, यानी कि नेचुरल फंक्शनिंग उसकी डिस्टर्ब हो जाती है, तो वो क्या होती है? वो स्थिति आपकी पारिस्थितिकी असंतुलन किया जाती है, ठीक है। इससे जो फूड चेन होती है, खाद्य श्रृंखला होती है, जो वहाँ पे विभिन्न समुदायों की जनसंख्या है, जो वहाँ का इन्वायरमेंट है, जो वहाँ के रिसोर्सेज हैं, सब पे क्या पड़ता है? प्रभाव पड़ता है, ठीक है। बेसिकली एक शब्द में बोलें तो जो आपके प्रकृति के बैलेंस बिगड़ जाता है, जब आपके नेचर का बैलेंस बिगड़ जाता है, उसी को क्या कहते हैं? उसी को आपके पारिस्थितिकी असंतुलन बोला जाता है। अब आप लोग पारिस्थितिकी असंतुलन पर्याप्त रूप में समझ चुके होंगे जितनी जरूरत है। अब हम क्या समझेंगे जो हमारे पेपर के लिए जरूरी है। तो जो पारिस्थितिकी असंतुलन होता है वो विभिन्न कारणों से होता है, जैसे वनोन्मूलन या फिर प्रदूषण। इसके कारण आपकी पारिस्थितिकी असंतुलन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। यहाँ तक समझे आप? अब देखिए, आपको याद रखना है, पहले तो हम वनोन्मूलन के कारण को देखेंगे कि जो पारिस्थितिकी संतुलन का सबसे मेन कारण होता है वो आपको याद रखना है, वो आपका वन उन्मूलन ही है। जो मेन कारण होता है, प्राथमिक कारण पारिस्थितिकी संतुलन का, अगर आपसे पेपर में आए पूछा जाए कि पारिस्थितिकी असंतुलन का, ठीक है, कौन मूल कारण है, तो आपको याद रखना है कि वनोन्मूलन। कौन है? वन उन्मूलन। उसमें जितने कारण रहेंगे आपको वन उन्मूलन को चूज करना है अगर मेन कारण पूछे, ठीक है। अच्छा, वनोन्मूलन क्यों हो रहा है? प्राकृतिक आपदाएं आ जा रही हैं, जैसे जंगल में आग लग जा रही है मान लीजिए, ठीक है। कागज की बहुत मांग है, कागज किससे बनता है? पेड़ पौधों से बनता है। तो उसके लिए क्या किया जाएगा? पेड़ों को काटा जाएगा। शहरीकरण हो गया आपका वनोन्मूलन का कारण, ठीक है। और जो हमारे नीति निर्माण हो रहा है उसमें हम देखते हैं ना कहीं जो सतत विकास की संकल्पना है उसको इग्नोर कर दिया जाता है, ठीक है। औद्योगिक व व्यावसायिक उपयोगों के लिए लकड़ियों काटी जाती हैं, इसके कारण भी वनोन्मूलन हो रहा है। वनों का चारागाह में परिवर्तन, वन भूमि का कृषि भूमि में परिवर्तन, झूम कृषि आप लोग जानते हैं कि एक जगह के पेड़ पौधों को काट कर खेती की जाती है, फिर वहां के बाद फिर दूसरी जगह के पेड़ पौधों को काट कर खेती की जाती है, ठीक है। वनाग्नि अभी हमने बताया, ठीक है। तो ये सब प्रमुख कारण है वनोन्मूलन के लिए, आपको पता होगा, बस हम एक बार याद दिला दे रहे हैं। यहाँ से आपको इतना ही याद रखना है कि अगर आपसे कभी पूछा जाए कि पारिस्थितिकीय संतुलन का जो मूल कारण है वो क्या है, तो वो आपका वन उन्मूलन है, ठीक है। चलिए, ये हम अभी बता रहे थे ना कि भारत के संदर्भ में पारिस्थितिकीय संतुलन का मूल कारण वन उन्मूलन है। वनो, यहाँ देखिए हिंदी में थोड़ा गलत ये लिखा है, वनोन्मूलन, यहाँ पे भी मूलन रहेगा, वनोन्मूलन। और कहीं पे गलत हो तो सही सुधार लीजिएगा, वनोन्मूलन, वनोन्मूलन, ठीक है। तो मूल कारण वनोन्मूलन है पारिस्थितिकीय संतुलन का, जबकि गौण कारण यानी कि सेकेंडरी जो कारण है उसमें बात करें तो मरुस्थलीकरण हो गया आपका, बाढ़ हो गया और अकाल, ये इसके गौण कारण में आ जाते हैं, ठीक है। इसका निवारण यानी कि कैसे हम इसका पारिस्थितिकी जो असंतुलन हो रहा है इसको संतुलित कैसे कर सकते हैं, तो वन जीवों का संरक्षण करिए, वनों को लगाइए, ठीक है, पुनर्चक्रण पे फोकस करिए। इससे क्या होगा? इससे हम जो है संरक्षण कर पाएंगे प्रकृति का, ठीक है।
दोस्तों अभी थोड़ा सा हमारा माइक जो था वो डिस्कनेक्ट हो गया था, पता नहीं कितने सेकंड पहले डिस्कनेक्ट हुआ था या मिनटों पहले डिस्कनेक्ट हुआ था। जब हम क्लास की रिकॉर्डिंग खत्म हो जाएगी तो चेक करेंगे। तो हम पता नहीं कहाँ तक आप लोगों ने सुन पाया था, कहाँ के बाद आवाज़ आना बंद हो गई थी। तो शायद हम यही पढ़ा रहे थे वनोन्मूलन के बारे में। वनोन्मूलन जो यहाँ पे त्रुटिपूर्ण लिखा था उसको सही करवाए। उसके बाद हमने बताया कि वनोन्मूलन प्राथमिक कारण है पारिस्थितिकीय संतुलन का। मरुस्थलीकरण, बाढ़, अकाल ये गौण कारण होते हैं। निवारण कैसे होगा, इन मतलब जो पारिस्थितिकीय संतुलन है इसको सही कैसे किया जाए, इसको संतुलित कैसे किया जाए, असंतुलित होने से रोका कैसे जाए। तो वन्य जीवों का संरक्षण करो, वन रोपण करो, पुनर्चक्रण पे फोकस किया जाए। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे, इसको आप याद कर लीजिएगा। पीवाईक्यूज में पूछे हुए थे तो वहाँ पे जो उसका आंसर था उसको हमने लिख लिया है। जैसे जल प्रबंधन और वन रोपण से संतुलन सकारात्मक प्रभावित होता है। ठीक है। तो जैसे आपसे पूछा जाए कि सकारात्मक प्रभाव कहाँ से आएगा, अगर हम पारिस्थितिकी संतुलन की बात करें, कैसे पारिस्थितिकी संतुलन स्थापित होगा, संतुलन कैसे नहीं होगा, तो उन चीज़ों में जल प्रबंधन और वन रोपण जो होता है वो सकारात्मक प्रभाव लाते हैं। जबकि औद्योगिक प्रबंधन की बात करें तो यहाँ से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है पारिस्थितिकी संतुलन का। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। सकारात्मक रूप यहाँ लिख लीजिए, सकारात्मक रूप से प्रभावित होता है, यानी कि जल प्रबंधन और वन रोपण से जो पारिस्थितिकी संतुलन है वो सकारात्मक रूप से प्रभावित होता है, जबकि औद्योगिक प्रबंधन से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है पारिस्थितिकी संतुलन का। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, लाइन का मतलब समझ में आ गया। वनों को काटना भी पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखने में मदद नहीं करता, ये तो बिल्कुल ही सही बात है। कोई बोले आपसे कि वन को काट करके हम पर्यावरणीय संतुलन बना लेंगे, तो भैया नहीं बना पाएंगे। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है। और आपसे बोला जाएगा कि पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखने के लिए कौन सकारात्मक प्रभाव लाता है, तो वो आपका जल प्रबंधन और वन रोपण है। कौन सकारात्मक प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव नहीं लाता, तो वो आपका औद्योगिक प्रबंधन है। हालांकि इससे इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से इफेक्ट नहीं पड़ता है संतुलन पर, पर्यावरणीय संतुलन पर। अगला जो हमारा टॉपिक है उसमें हम चर्चा करेंगे वहन क्षमता और पारिस्थितिकी कर्मता की। वहन क्षमता क्या है और पारिस्थितिकी कर्मता क्या है, इन चीज़ों पे इसको हम पहले आपको समझाएंगे, फिर हम आपको दिखा देंगे आपकी पीपीटी। तो सबसे पहले हम समझेंगे वहन क्षमता क्या है। क्या है वहन क्षमता की चर्चा करेंगे। वहन क्षमता क्या है, देखिए हम आप जिस प्रकृति में रहते हैं, जिस प्रकृति में रह रहे हैं, या प्रकृति या किसी एक इकोसिस्टम की अगर बात करें, ठीक है, दोनों दृष्टिकोण में बातें वही होंगी। किसी एक इकोसिस्टम या पूरी प्रकृति की बात करें तो यहाँ पे जो संसाधन हमें मिले हैं, प्राकृतिक जो संसाधन हमें प्रोवाइड करती है, ठीक है, वो सीमित हैं। वो क्या हैं, सीमित हैं। आप बोलेंगे ऐसे कौन से संसाधन हैं जो सीमित हैं, तो सारे ही संसाधन सीमित हैं। चाहे हम इकोसिस्टम के जैविक तत्वों की बात करें या अजैविक तत्वों की, यानी कि जीवित और जो उसमें निर्जीव वस्तुएं, सब ये सीमित है। सीमित का मतलब कि, तो सीमित का मतलब है कि जैसे आपका आवास है, आवास होते हैं विविध जीवों के ना, वो या फिर भोजन की मात्रा हो या फिर जल हो, ये सारे जो संसाधन हैं ये किसी भी इकोसिस्टम या संपूर्ण प्रकृति में या संपूर्ण पृथ्वी पर सीमित हैं। क्या हैं ये सीमित हैं, ये असीमित नहीं है। असीमित भोजन नहीं है कि अनंत किसी अनंत जनसंख्या हो जाए उसके लिए आवास उपलब्ध है, अनंत जनसंख्या हो जाए जीवों की उसके लिए आवास उपलब्ध है, अनंत जनसंख्या हो जाए जीवों की उसके लिए भोजन हो जाए, अनंत जनसंख्या हो जाए जीवों के लिए विभिन्न प्रजातियों की तो उनके लिए जल हो जाए। नहीं, असीमित नहीं है बल्कि सीमित है। तो किस स्तर तक सीमित है ये, तो यही बात याद रखनी कि जो प्रत्येक, यहाँ तक समझ गए ना। अब हम दूसरे पहलू पे चलते हैं, वहन क्षमता को समझते हैं। तो जो भी इकोसिस्टम है आपका, जो भी इकोसिस्टम है, वहाँ पे जो जीवों की प्रजातियाँ हैं, उन प्रजातियों के लिए जो संसाधन है, जो जीवित रहने के लिए आवश्यक दशाएं हैं, जो संसाधन है, वो एक सीमित मात्रा में है। वो क्या है, वो एक सीमित मात्रा में है। तो किसी इकोसिस्टम में, यानी आपकी इकोसिस्टम या पूरी प्रकृति या पूरी पृथ्वी पे किसी भी चीज़ की अगर एक इकोसिस्टम की बात करें, तो किसी इकोसिस्टम में किसी जीव की जो प्रजाति है उसकी वह अधिकतम क्षमता जिसको कि वह इकोसिस्टम बर्दाश्त कर सकता है, वहन कर सकता है, जिसका जितने, जैसे मान लीजिए किसी इकोसिस्टम में 100 हिरण रहने के लिए पर्याप्त संसाधन है, तो हिरणों की वहन क्षमता यहाँ क्या हो जाएगी, 100। या अगर 101 हिरण यहाँ हो जाएंगे, 100 प्लस हो जाएंगे, तो इस इकोसिस्टम की वहन क्षमता हिरणों की खत्म हो जाएगी, क्योंकि भैया अब इसके पास संसाधन ही नहीं है। हिरण क्या खाएंगे, 100 के ही लिए दाना पानी आवास उपलब्ध है, बाकी लोगों के लिए नहीं उपलब्ध है। तो वहन क्षमता क्या होती है कि वह अधिकतम क्षमता
किसी जीव की, जो कि वह इकोसिस्टम बर्दाश्त कर सकता है, जहाँ जितना कि उस इकोसिस्टम में संसाधन है, अधिकतम संख्या जितना संसाधन उसके पास है, जितने जीवों को वो बर्दाश्त कर सकता है, वो क्या होती है, वहन क्षमता होती है। आशा करते हैं आप लोग समझ चुके होंगे। वहन क्षमता एकदम स्पष्ट शब्द से ही स्पष्ट है कि आप एक उदाहरण देके समझें। चलिए अच्छा सा उदाहरण समझाते हैं। जैसे मान लीजिए एकदम छोटा सा उदाहरण कि आपका बैग है, आपका बैग है, स्कूल बैग, ठीक है, ये आपका इकोसिस्टम हो गया। अब ये आपका इस स्कूल बैग होगा, जैसे ये लीटर के हिसाब से आता है, छोटा 35 लीटर, 40 लीटर, 17 लीटर। हम मानते हैं आपके बैग की कैपेसिटी अगर किलोग्राम में देखें, किसी भी तरीके से देखें, मान लीजिए आपका स्कूल बैग 10 किलो भार को सह सकता है, 10 किलो के भार को सह सकता है। तो 1 से 10 किलो तक जब आप इसमें रख के कैरी करेंगे अपने बैग में, तब तो ये कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जैसे इसमें मान लीजिए 15 किलो रख दिया गया, तो क्या होगा, बैग फट जाएगा, उसकी चैन फेल हो जाएगी, उसका जो जिसे आप पकड़ते हैं, होल्ड करते हैं, वो भी टूट जाएगा। तो क्या हो गया, तो इसकी वहन क्षमता पूछी जाए तो 10 किलो है, जहाँ तक ये संतुलित रूप से सह सकता है। तो वैसे इकोसिस्टम होगा, इकोसिस्टम में भी जो संसाधन है वो एक सीमित मात्रा में जीवों के लिए होंगे ना, कि इतने ही जीव भैया इस सिस्टम में रह सकते हैं, उससे ज़्यादा हो जाएंगे तो वो इकोसिस्टम ढह जाएगा, ठीक है, असंतुलित हो जाएगा। तो वही क्या होती है, उसकी वहन क्षमता होती है, जिससे जितने अधिकतम जीवों को वो सह सकता है, ठीक है। आ जाते हैं इसके ऊपर। तो वहन क्षमता क्या है, किसी भौगोलिक क्षेत्र के पारितंत्र यानी कि इकोसिस्टम में किसी जीवधारी प्रजाति की उस अधिकतम जनसंख्या के रूप में परिभाषित की जाती है, जिसे उस पारितंत्र के संसाधन पोषण प्रदान कर सकते हैं। वहन क्षमता से अधिक जनसंख्या वृद्धि उस क्षेत्र के विफल हो जाने का कारण बन सकती है। हमने बताया कि 100 का ही दाना पानी है तो 100 ही लोग तो रह पाएंगे। जैसे आपके घर में मान लीजिए 5 लोगों का खाना है, आपके पास संसाधन 5 लोगों का है और आपके घर में 10 लोग आ जाएं, तो हो जाएगा ना, विफल हो जाएगा ना, आपका जो सिस्टम है वो विफल हो जाएगा ना। और वहन क्षमता क्या, आपके घर की वहन क्षमता, आपका घर मान लीजिए इको सिस्टम है, वहाँ 5 लोगों के रहने खाने का स्थान है, 10 लोग आ जाएंगे, नहीं हो पाएगा। तो आपकी वहन क्षमता कितनी हो गई, वही 5 लोग। तो वैसे ही किसी इको सिस्टम में जितने लोग रह सकते हैं, जितने जीव है उसकी प्रजातियां रह सकती हैं, वही उसकी वहन क्षमता है। अब पढ़िएगा अभी मत, जितना बता दिए उतना पर्याप्त है, जितना दिमाग में आपके कॉन्सेप्ट बना है ना, आप इससे कोई क्वेश्चन आएगा तो आप उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए एक अगर आपको ये डिफिनीशन मान लीजिए ना समझ में आ रही हो वहन क्षमता की, तो हम आपको दूसरी डिफिनीशन एक लिखवा देते हैं। वहन क्षमता यहाँ पे लिखिए, ठीक है। वहन क्षमता की डिफिनीशन लिखिए, हम शॉर्ट में लिखवाएंगे, आप उसको अपने शब्दों में लिख लीजिए। किसी निश्चित क्षेत्र, लिखिए किसी निश्चित क्षेत्र का जो पारितंत्र है, किसी निश्चित क्षेत्र का जो इकोसिस्टम है, ठीक है, किसी निश्चित क्षेत्र के इकोसिस्टम में अधिकतम अधिकतम कितनी जनसंख्या को भोजन, जल, आवास या फिर अन्य संसाधन उपलब्ध हो सकते हैं, अन्य संसाधन उपलब्ध हो सकते हैं, वही उसकी क्या है, वहन क्षमता है। आपके घर में कि जितने लोगों के लिए अधिकतम भोजन, जल, आवास और अन्य संसाधन उपलब्ध हो सकते हैं, वही आपके घर की वहन क्षमता है। याद रख लीजिएगा, कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। अब चलिए, अच्छा अगर आपसे पूछा जाए कि अगर वहन क्षमता से अधिक वहाँ पे आ जाए जीव, अधिक वहन क्षमता से अधिक जनसंख्या आ जाएगी तो क्या हो जाएगा, भैया संसाधनों पर दबाव बढ़ जाएगा, भोजन की कमी हो जाएगी, संसाधनों की कमी हो जाएगी, प्रदूषण बढ़ेगा, ठीक है, और पारितंत्र असंतुलित हो जाएगा, और कभी कभी तो पूरा पारितंत्र ही नष्ट हो जाता है। ये आपको याद रखना है। अब अगला जो हम बात कर रहे हैं वो हम ये डालिएगा, लिखिएगा प्रजनन क्षमता। प्रजनन क्षमता, तो आपको ये तो पता है कि जितने भी जीवधारी होते हैं सब में प्रजनन करके अपनी संख्या बढ़ाने की क्षमता होती है। ये एक जन्मजात गुण होता है जो कि सभी जीवों में पाया जाता है, सभी जीवधारियों में पाया जाता है। क्या पाया जाता है, सभी जीवधारियों में एक गुण पाया जाता है। वो गुण क्या होता है कि प्रजनन करके अपनी संख्या बढ़ाई जाए। इसको आप अपनी भाषा में लिखते चलिएगा, जिनको लिखना है, यहाँ पे हम समझा रहे हैं, जो बोल रहे हैं वो एग्जैक्ट लिखते चलिएगा कि प्रजनन क्षमता। पहले तो ये समझिए प्रजनन क्षमता समझने के पहले कि प्रत्येक जीवधारियों में एक विशेष प्रकार का जन्मजात गुण पाया जाता है। वो गुण क्या है कि अपने प्रजनन करके अपनी संख्या बढ़ाई जाए। लेकिन देखिए, कोई जीव बहुत किसी जीव का जो प्रजनन क्षमता होती है वो ज़्यादा होती है, और किसी जीव की प्रजनन क्षमता कम होती है, किसी की ज़्यादा होगी, किसी की कम होगी। जैसे बैक्टीरिया हो गए आपके, तो बैक्टीरिया जो है बहुत तेज़ी से वृद्धि करते हैं, बैक्टीरिया जो होते हैं बहुत तेज़ी से वृद्धि करेंगे, इनकी संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। लेकिन हाथी जो होता है
वो धीमी वृद्धि करता है। संख्या संख्या के रूप में अगर बात करें तो हाथी की जो वृद्धि होती है वो धीमी होती है, बैक्टीरियाओं की वृद्धि बहुत होती है। मतलब ये बहुत कम समय में अनंत इनफाइनाइट की संख्या में आ जाएंगे। 1 से 1000 होने में इनको बहुत कम समय लगेगा, ठीक है, बैक्टीरिया जो होते हैं। तो 1 से 1000 होने में बहुत कम समय लगेगा, हाथी को 1 से 1000 होने में लंबा समय लगेगा। तो इनकी अगर हम इनकी बात करें तो इनकी जो प्रजनन क्षमता क्या है, धीमी है, इनकी प्रजनन क्षमता तीव्र है, ठीक है। एक कीवर्ड आता है जैविक विभव, इसी को समझाने के लिए हम इतनी कहानी बता रहे हैं, जैविक विभव। तो जैविक विभव आपसे पूछा जाए क्या होता है, तो देखिए अगर पर्यावरण में कोई अवरोध नहीं है, पर्यावरण में कोई अवरोध नहीं है, क्या नहीं है, कोई अवरोध नहीं है, कोई डिस्टरबेंस नहीं है, तो कोई जीव जो है आपका जितना अधिकतम प्रजनन कर सकता है, अधिकतम प्रजनन करने की उसकी जितनी क्षमता है, वो उसका जैविक विभव कहलाती है। तो जैविक विभव क्या है, जैसे बैक्टीरिया है, तो अगर इसको कोई पर्यावरण में कोई डिस्टर्ब ना करे तो ये अधिकतम जितना प्रजनन कर सकता है वो इसका वह क्या कहलाएगा, जैविक विभव। हाथी है, कोई अगर इसका कोई भी डिस्टर्ब ना करे पर्यावरण में, सब कुछ इसको मिलता रहे जो इसको चाहिए, कोई डिस्टर्बेंस ना हो, तो जो ये अधिकतम जितना प्रजनन करने की जो इसकी क्षमता होगी, जो अधिकतम क्षमता होगी, वो इसका क्या कहलाएगी, जैविक विभव, बिना डिस्टर्बेंस के, ठीक है। बिना डिस्टर्बेंस के वो जितना प्रजनन कर सकती है, जितना उसकी क्षमता है, वो क्या कहलाती है, जैविक विभव। और इसको एक आर के रूप में डिनोट किया जाता है, जैविक विभव को आर के रूप में डिनोट किया जाता है, ये आपको याद रखना है। मतलब अगर पूछा जाए कि जैविक विभव क्या है, तो आदर्श परिस्थिति में जीव कितना तेजी से बढ़ सकता है वो उसका क्या कहलाता है, जैविक विभव कहलाता है। आप कहेंगे कि अच्छा जो ये आप प्रतिरोध की बात कर रहे हैं ये क्या है, पर्यावरणीय प्रतिरोध क्या है जो आप बार बार बात कर रहे हैं। तो पर्यावरणीय प्रतिरोध का मतलब है कि संसाधन सीमित हैं। जब संसाधन सीमित हैं तो जब संसाधन कम होने लगते हैं, जैसे जब जनसंख्या बढ़ेगी तो संसाधन कम होंगे, जब संसाधन कम होगा यानी कि भोजन कम हो रहा है, स्थान घट रहा है, जीवों के मध्य प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी आवास को लेके। एक आवास में 4 जीव हैं रहने के लिए तो प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, एक भोजन को खाने के लिए, थोड़ा भोजन है उसको खाने के लिए 10 जीव बैठे हैं तो वो लड़ेंगे आपस में, प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। हाँ, तो इसी को कहते हैं पर्यावरणीय प्रतिरोध का बढ़ना, ठीक है। यहाँ तक की बात आपको समझ में आई, इन चीज़ों को हमने यहाँ लिखा भी है। जैसे विभव और प्रतिरोध, तो जैविक विभव क्या है कि बिना पर्यावरणीय रुकावट के प्रजनन की क्षमता या किसी भी जीवधारी की अंतर्निहित गुण होती है। सारी चीज़ों को समझा दिया हमने, यहाँ पे ना समझ में आया, यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है नोट्स के रूप में, वहाँ पे हमने आपको अच्छे से समझाया। पर्यावरणीय प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोध बढ़ने के साथ वृद्धि रुक जाती है। पर्यावरणीय प्रतिरोध है क्या, तो भोजन कम होना, स्थान घटना, प्रतिस्पर्धा बढ़ना, जीवों की वृद्धि, ये क्या है, प्रतिरोध। और जब प्रतिरोध बढ़ेगा तो वृद्धि ऑब्वियसली रुक जाएगी, ठीक है। जैसे अगर जब खाने पीने के लिए भोजन ही नहीं है, रहने के लिए स्थान नहीं है, तो ऑब्वियसली ना जो प्रजनन की क्षमता है, जो वृद्धि है जीवों की, वो रुक जाएगी, क्योंकि अब वहाँ पे पर्यावरणीय प्रतिरोध उत्पन्न हो गया है, ठीक है। यह वृद्धि एक निश्चित ऊपरी सीमा तक होती है जिसे वहन क्षमता बोलते हैं। हमने बोला ना कि जहाँ तक वो हो पाए, जैसे वृद्धि कहाँ तक होगी, जब जीव वृद्धि कर रहे हैं, प्रजनन करके वृद्धि कर रहे हैं, तो कहाँ तक वृद्धि करेंगे, जितना कि वहाँ की क्षमता होगी ना। 10 लोगों की क्षमता है तो 10 तक वृद्धि करेंगे, 10 जीव हो जाएंगे। 100 तक क्षमता है, 100 जीव हो जाएंगे। 1000 क्षमता है उसकी, वहाँ पे 1000 लोगों के लिए संसाधन उपलब्ध है तो 1000 जीव हो जाएंगे। लेकिन उसके बाद तो उनका बढ़ेगी ही नहीं ना, उनकी संख्या ही नहीं बढ़ेगी। तो जिसके बाद संख्या बढ़ना कम हो जाती है वो वहन क्षमता कहलाती है, ठीक है। और जब उनकी जनसंख्या उस वहन क्षमता पर पहुंच जाती है, उसके बाद क्या हो जाता है, उसके बाद वहां पे प्रतिरोध उत्पन्न हो जाता है, पर्यावरणीय प्रतिरोध उत्पन्न होता है, ठीक है। अगला जो हमारा पॉइंट है वो पारिस्थितिकी कर्मता है। इसको पढ़ के हम आज की क्लास जो है खत्म करेंगे। कर्मता, कर्मता मतलब कर्म, कर्म इतना याद रखिए। पारिस्थितिकी कर्मता का मतलब कर्म से है। कर्म से क्या मतलब है कि जैसे जो जीव है इसके अंतर्गत क्या होता है, जैसे जो जीव है वो किसी एक स्थान पर रह रहा है, किसी इस स्थान पर रह रहा है, ठीक है। वो एक समुदाय में रह रहा है, वहाँ पे कई अन्य प्रकार के जीव रह रहे हैं, तो उस समुदाय में उसका कुछ फंक्शनल रोल भी होगा ना, वो कुछ करेगा, उस इकोसिस्टम में उसका कुछ फंक्शनल रोल भी होता है ना। तो उस इकोसिस्टम में जो उसका फंक्शनल रोल होता है उसको ही क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी कर्मता कहते हैं। क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी कर्मता, ठीक है। इकोलॉजिकल नीड्स, ठीक है। इसके अंतर ये नीस अभी हम पढ़े हैं, लेकिन यहाँ पे हम आपको इसलिए यहाँ भी अभी लिखवा रहे हैं, ये कर्मता जो नीस पढ़ा था ना हमने वही है। तो यहाँ पे इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि एक क्वेश्चन आया था जहाँ पे ये लाइन लिखी थी कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका। तो वहाँ पे जैसे हमने बोला ना कि केवल किसी जीव को, वहाँ पे हमने जो अभी, ठीक है, पहले वहाँ पे चलते हैं, वहीं पे आपको समझाते हैं।
नीश जहाँ हमने आपको समझाया था तभी समझ में आया। यहाँ पे हमने नीश में क्या बताया, किसी जीव को जीवित रहने के लिए जो आवश्यक दशाएं हैं, जो भौगोलिक दशाएं हैं, वो क्या कहलाती है, नीश कहलाती हैं। तो वहीं पे हमने एक लाइन लिखा है, क्योंकि एक बार क्वेश्चन आया था कि जो उसकी कर्मता है, जो वो काम कर रहा है उस इकोसिस्टम में, वो भी नीश के अंतर्गत ही आता है। किसके अंतर्गत की, नीश के अंतर्गत ही वो चीज़ें भी आती हैं। तो ये आपको याद रखना है कि इकोलॉजिकल नीश में जो है उसके द्वारा ग्रहण किया गया स्थान और उसकी भौगोलिक दशाएं ही नहीं जो उसके जीवित रहने के लिए आवश्यक है, बल्कि उसके द्वारा जो काम किया जा रहा है, उसके द्वारा जो कार्यात्मक भूमिका होती है, फंक्शनल उसका जो रोल होता है, वो भी इकोलॉजिकल नीश के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, आगे क्या लिखा है कि जैविक विभव बिना किसी रुकावट के प्रजनन की वह क्षमता है। जैविक विभव क्या है कि भैया जब तक पर्यावरण कोई डिस्टर्बेंस ना आए तब तक जो हमारी मैक्सिमम प्रजनन करने की क्षमता है वो क्या होती है, जैविक विभव होती है। हमने यहाँ पे आपको समझा दिया। ठीक है, वहन क्षमता क्या है, वहन क्षमता वह अधिकतम जनसंख्या है जिसे पर्यावरण के संसाधन एक निश्चित ऊपरी सीमा तक बनाए रख सकते हैं। ठीक है, अब आज की क्लास में जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने आपको समझानी थी, जितना भी चीज़ हम आपको समझाने के लिए लेके आए थे, सारी चीज़ें हमने आपको समझा दी है। आशा करते हैं कि सारी चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होंगी, और नहीं समझ में आई तो आप कमेंट में बताइएगा कि क्या नहीं समझ में आया। अगर अच्छी लगी है क्लास, सारी चीज़ें समझ में आई है तो भी कमेंट में करिएगा कि हाँ क्लास अच्छी लगी। अच्छी लग रही है तो दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल पे सपोर्ट बनाइए। ठीक है, और हाँ, यदि किसी प्रकार के सुधार और संशोधन की आवश्यकता है, कोई त्रुटि रखती है, चाहे वो फैक्चुअल या फिर कॉन्सेप्चुअल, तो उसको भी कमेंट में बताएं। जो साथी हमारे बाद में क्लास देखेंगे, जैसे अभी तो बहुत कम लोग क्लास देख रहे हैं, लेकिन हमें ऐसी आशा है कि आने जैसे जैसे परीक्षा का समय नज़दीक आएगा, लोग आएंगे और क्लासेस को देखेंगे। उस समय जो हमारे साथी क्लास देखेंगे उनको यदि कोई कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा, वहाँ पर कमेंट करिएगा कि हमें इस क्लास में ये चीज़ नहीं समझ में आई है, तो हम आपको उस समय समझा देंगे। जो भी हमारी क्लासेस चलती होंगी या आपके लिए डाउट सेशन लेके हम समझाते चलेंगे आपको चीज़ें। ठीक है, तो क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल पे अपना प्यार और सपोर्ट बना के रखिए। मिलते हैं फिर से किसी एक नई क्लास में।